जय हिंद बच्चों। मैं चंदन कुमार शर्मा सामाजिक विज्ञान के वैसे 35 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि NMMS के एग्जामिनेशंस में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप जानते होंगे इसका एग्जाम 11 मार्च को होने वाला है, इसलिए हम लोग फटाफट से 35 प्रश्नों का डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, यानी इनमें से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए है। तो पहला ऑप्शन है कि वह विदेशी नागरिक हो, दूसरा ऑप्शन है कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा ऑप्शन है कि वह किसी लाभ के पद पर हो और चौथा ऑप्शन है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वह विदेशी नागरिक नहीं होकर वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी आयु 21 वर्ष पूरी न होकर उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से पहला क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है। यहाँ यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यह लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन नंबर 2 है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 3 है स्वतंत्र न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर 4 है मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब होगा मौलिक कर्तव्य, क्योंकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और मौलिक अधिकार भी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य लोगों से उम्मीद की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन भारत में लागू किया गया। अब ऑप्शन नंबर पहला है कि अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, नवंबर 2005 में या अप्रैल 2005 में। तो इसका सही जवाब होगा अक्टूबर 2005 में। क्या होगा? अक्टूबर 2005 में हुआ था, पूरी तरीके से पारित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी यह कब बनकर तैयार हुआ था, हम ऐसा भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि जनवरी 26, 1950। ऑप्शन नंबर 2 है फरवरी 11, 1948। ऑप्शन नंबर 3 है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अंगीकृत तो यह होगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब पूछा जाए लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950 को। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत क्या है, यह कौन सी है? तो ऑप्शन है कि क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। हम यहाँ देखें कि यह पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो सबसे नीचे कौन सा होता है? यही क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये मैनचेस्टर ब्रिटेन का
ब्रिटेन का एक शहर था जहां पर सूती वस्त्र का उद्योग हुआ करता था। और भारत के अहमदाबाद में भी इसी तरीके से सूती वस्त्र का उद्योग भारी मात्रा में किया जाता है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक है, यानी कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहां ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोमती और चौथा ऑप्शन है सरयू। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए अरब सागर में जाकर यह गिर जाती है और ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मृदा क्षरण यानी मृदा के कटाव, मृदा का नुकसान को रोका जा सकता है। किस विधि से रोका जा सकता है? तो ऑप्शन है सघन वर्षा से रोकना है, अतिचारण से, वनासन से या वनीकरण से। तो ये हम सब जानते हैं कि सघन वर्षा से भी मृदा का क्षरण होता है, अतिचारण से भी मृदा का क्षरण होता है, वनासन से भी होता है। तो एक यही उपाय है वनीकरण, यानी वन लगाकर मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी भारत के संविधान को बनने में संविधान सभा के द्वारा कितना समय लगाया गया था। ऑप्शन है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अगला ऑप्शन है कि 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या ऑप्शन नंबर 4 3 वर्ष 11 माह 16 दिन। तो ये सब जानते हैं, इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान का निर्माण में जो लगा था समय वह कितना था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्राम पंचायत समिति में सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन होता है, यानी ग्राम पंचायत में सीधे बिहार सरकार से कौन सा कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, उप प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत सचिव। इसे बिहार सरकार के द्वारा सीधे नियुक्त की जाती है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर सी है एच.वी. कामत और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ यह समझना है कि संविधान सभा के 2 तरह से अध्यक्ष बने थे। पहले बने थे अस्थायी अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया? तो ऑप्शन देखिए, 86वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा 86वें संविधान संशोधन। इस शिक्षा के अधिकार में कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यही इसका अधिकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, शिक्षा, कृषि, रेल या चिकित्सा। तो इसका सही जवाब होगा रेल। ये संघ सूची में आता है, बाकी संघ सूची में नहीं आता है। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रेल संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 14 है कि साधारण विधेयक कितने चरणों यानी वाचन में पारित होता है? साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित होता है? ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 5 या 1। तो इसका सही जवाब होगा 5। 5 वाचन में साधारण विधेयक को पारित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 15 में सहायक संधि का संबंध किससे है? सहायक संधि का संबंध किससे है? तो क्या वह डलहौजी से है, कर्नल वेली से है या वेलेजली से है या वारेन हेस्टिंग्स से है? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेजली। ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे। इसी बीच में इन्होंने सहायक संधि लागू की थी। इसमें था कि भारत के जो राजा थे उनको अपनी सेना के बदले अंग्रेजी सेना अपने पास रखनी थी। ठीक है, इस संधि में यही शर्तें रखी गई थी। तो सहायक संधि का संबंध है किससे? लॉर्ड वेलेजली से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखेंगे 1857 में, 1757 में या 1653 में या 1751 में। तो इसका सही जवाब होगा 1757 में। प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो ऑप्शन देखेंगे 1773 में, 1573 में या 1673 में या 1873 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1773 ईस्वी में लाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में लाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18वें क्वेश्चन में कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। इसे भी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था, कौन था? ऑप्शन देखेंगे सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 2 है मीर जाफर, ऑप्शन नंबर 3 है नजमुद्दौला और ऑप्शन नंबर 4 है मीर कासिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी अंग्रेजों के बीच बचाव के वजह से
करवानी पड़ी थी, यह तंग आकर अंग्रेजों से मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ट्रांसफर किया था। तो 19 नंबर प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, ठीक है। बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या रामपाल। तो इसका सही जवाब होगा गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भ्रंश घाटी का मतलब दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो नदी बहती है उसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। ऑप्शन देखेंगे, गंगा, यमुना, नर्मदा या गोमती। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। और इसके साथ साथ ताप्ती नदी भी है जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। 22 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है कौन सा है? क्या काकीनाडा से पुदुचेरी है, या कोल्लम से कोट्टापुरम है, या प्रयागराज से हल्दिया है, या सादिया से धुबरी है? तो इसका सही जवाब होगा प्रयागराज से हल्दिया। यह प्रयागराज जानते हैं उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। इसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहा जाता है जो कि सबसे लंबा है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वें नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से किसने ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? सबसे ज्यादा ओजोन किस परत में है? देखें तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। ओजोन की जो परत है वह समताप मंडल में देखने को मिलती है। ओजोन क्या है? सूर्य के पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से बचाती है। तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सवाना एक घास का मैदान है जो कि अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। सवाना कहां पाया जाता है? अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। तो याद रखेंगे LCM। L से लिम्पोपो, C से कांगो और M से माही। तो भूमध्य रेखा है तो लिम्पोपो मकर रेखा काटती है, C से कांगो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांगो जो नदी है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही जवाब होगा कांगो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न में कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सब ऑप्शन देखते हैं कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है और ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 43% की मात्रा में हमारे भारत में पाई भी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न में 27 नंबर प्रश्न में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोग का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन देखेंगे अशोक, कनिष्क, हर्ष या अजात शत्रु। तो इसका सही जवाब होगा कनिष्क। सही जवाब क्या होगा? कनिष्क। पहला हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, पहला हुआ था। दूसरा हुआ था काला शोक, काला शोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में
और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28, जैन धर्म के यानी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, अरिहंती, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो इसका सही जवाब होगा ऋषभदेव। ये पहले इनके तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है थे? ये दे दीजिए। ऑप्शन देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या शैव धर्म। इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसकी खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, आर्यों ने जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? ऑप्शन देखेंगे तो 1, 3, 4 या 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अवस्थाओं में बांटा था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्पद और संन्यास। ये 4 अवस्थाओं में आर्यों ने अपने जीवन को बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री था और किसके राज्यकाल में भारत आया था? ऑप्शन देखेंगे तो जलालुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 33 कि सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लखनऊ, उसके बाद कानपुर, आगरा या कनौज। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34 कि इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए सिक्कों को क्या कहते थे? इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, उसको क्या कहते थे? जीतल कहते थे या टांका कहते थे, इक्ता या मुद्रा? इसका सही जवाब होगा टांका। जीतल उसने तांबा के सिक्के को चलाया था, उसको कहा जाता था, और टांका चांदी के सिक्कों का कहा था। और ये आखिरी प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी, फारसी, संस्कृत या तुर्की। तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। थैंक यू।